लगातार हम बात कर रहे हैं कठुआ मामले की। आखिरकार 17 महीने के बाद बच्ची को इंसाफ मिला है, उसकी रूह को तस्कीन मिली होगी, माँ बाप को थोड़ा सब्र मिला होगा, लेकिन अभी भी इंतजार है कि क्या सजा सुनाई जाती है। कसूरवार ठहरा दिया गया है 7 में से 6 लोगों को और एक को विशाल जंगोत्रा जो है उसको बरी कर दिया गया है। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं से समाज के ऊपर कई तरह के सवाल उठाता है और किस तरह से जो समाज में ये तमाम चीजें बढ़ रही हैं उसको लेकर भी सवाल खड़े करता है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं। नीतू, आपको नहीं लगता कि इसको लेकर एक सख्त एक कड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है? हम नारे तो बहुत सारे बना लेते हैं, बीजेपी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया जो कि बहुत अच्छा नारा है, लेकिन आप ये देखें कि जमीनी स्तर पर उसको लेकर कितना काम किया जा रहा है। क्या वाकई में हम बेटियों को बचा पा रहे हैं? बिल्कुल बुशरा, मैं आपकी बात से पूरी सहमति रखती हूँ। रेप एक सामाजिक समस्या है जिसे हमें कटु सत्य के तौर पर स्वीकार कर चुके हैं। हम नहीं भी अगर इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हर दिन जो घटनाएं हो रही हैं वो हमें सोचने पे, विचारने पे, विमर्श करने पर मजबूर कर रही हैं। दूसरी बात, 2018 में भारतीय जनता पार्टी ऑर्डिनेंस लेकर आई थी पोस्को एक्ट की। 12 साल तक की बच्चों के साथ अगर रेप की घटनाएं होती हैं तो इस तरह के एक सख्त कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले हम निर्भया के साथ निर्भया कांड जो हुआ, उसके बाद जो वर्मा कमेटी आई थी, उन्होंने भी कुछ ऐसे सख्त प्रावधान करने की बात कही थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि कानून सख्त होए, उसके ही रिजल्ट के तौर पर जो पोस्को एक्ट आया हमारे सामने वो दिखाई दिया। लेकिन मैं आप इस पैनल के साथ ही पूरी सहमति ये रखूंगी और मैं ये चाहूंगी भी कि जो भी दर्शक यहां पर देख रहे हैं सब समझेंगे कि ये सरकार के द्वारा ये प्रयास किए जाएंगे, लेकिन जब तक सामाजिक स्तर पर इन चीजों में, लोगों की सोच में, मानसिकता में सुधार नहीं आएगा, ये कानून अपना काम नहीं कर पाएंगे। और इसकी शुरुआत होती है हमारे परिवारों से, इनकी शुरुआत होती है हमारे घर में बच्चों को दी जाने वाली परवरिश से। जिस दिन परिवार और घरों में ये शिक्षा दी जानी शुरू हो जाएगी बेटे और बेटियों की, कि बेटा कोई स्पेशल, आप घर में कोई एक बच्चा है तो वो स्पेशल कोई प्रिविलेजेस रखे या उसको एक अलग छूट दी जाए, और जब बहन को कुछ रोक करके कि भी आप बेटी हो तो आप इस समय तक नहीं आओगी और बेटा है तो इस समय तक बाहर रखेगा, ये जब भेदभाव हम परवरिश में हटाना बंद करेंगे, जब ऐसे उदाहरण हम समाज में स्थापित करना शुरू करेंगे कि जितना आप समाज में बेटा भागीदार है उतनी ही आपकी जो है बेटी भी भागीदार है, ऐसी शुरुआत जब तक हम परिवारों में, एक शब्द होता है बुशरा जी, जेंडर सेंसिटाइजेशन। मुझे लगता है कि कॉलेजेस से लेके स्कूलों में इन विषयों पे पढ़ाया जाना शुरू किया जाना चाहिए। 7वीं 8वीं कक्षा से इन विषयों पर बच्चों के सामने चर्चाएं की जानी चाहिए। परवरिश का शुरुआत घर से, और उसके बाद इन शब्दों की, इनके बारे में चर्चा, ताकि बच्चों को समझ में आए कि जितना हमारे पुरुष समाज ही समाज में भागीदारी रखता है उतनी ही भागीदारी महिलाएं भी, और उनको एक कमजोर वो नहीं। अगर हम ये मामला देखते हैं, कठुआ का मामला, मैं आ रही हूँ आपके पास प्रज्ञा जी, अगर कठुआ का मामला देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये मामला एक रेप से ज्यादा एक साजिश का है पूरी, कि किस तरह से उस बकरवाल समाज को निशाना बनाया गया और बच्ची को टारगेट इसलिए किया गया ताकि दहशत फैलाई जाए, और दहशत इस तरह की फैलाई जाए ताकि लोगों को इनसिक्योरिटी वहां पर हो और वो जगह छोड़कर चले जाएं। बाकायदा तौर पर पुलिस की चार्जशीट में ये है मामला। तो आप ये देखें कि एक बच्ची को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, पुलिस वाले शामिल हैं, मंदिर का इस्तेमाल किया गया, ऐसी पाक जगह का इस्तेमाल किया गया और खुद वहां के प्रधान शामिल हैं। जी। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन तमाम चीजों को की तरफ भी नजर करने की जरूरत है? बिल्कुल बुशरा, मैं सहमति रखती हूँ कि सामाजिक समस्या है रेप, लेकिन उसके पीछे जब राजनीति शुरू हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों का हौसला अफजाई भी कर रही है कि अगर आप ऐसी घटनाएं करेंगे तो आपके पास 10, वो कहते नहीं कि उनको एक ये हौसला अफजाई हो जाती है कि मेरा कोई लिंक है वो मुझे बचा लेगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन अगर उनको मिल रहा है तो उसकी रोक होनी चाहिए, उस पर चोट होनी चाहिए। और कानून ने, ठीक है देर से ही सही, लेकिन निर्णय आया है, 17 महीने बीत गए, लेकिन फिर भी ऐसे कठोर सजा देकर कानून अपना काम करे बेहतर, और कोर्ट हमारी अच्छे सजा देकर ऐसा ये उदाहरण समाज में स्थापित करे कि किसी भी प्रकार के अगर आप राजनीतिक साजिशें रचेंगे वो धराशायी होंगी और कानून चाहे थोड़ा देर में सही लेकिन सही निर्णय आएगा। और अच्छी बात है कि जो इसमें अपराधी नहीं था, हालांकि 1 साल उस स्टूडेंट का भी बर्बाद तो हुआ, लेकिन वो बचकर निकला। आपके चैनल को भी इसका श्रेय
जाता है, आप लोगों ने वो रिपोर्ट भी सब उपलब्ध कराई, लेकिन हाँ, कड़ी से कड़ी सजा देकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना जरूरी था और वो हुआ। जी प्रज्ञा जी, आप ये देखें कि वकील इसमें इन्वॉल्व थे जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वाले तो शामिल ही थे, वहां का प्रधान इसमें शामिल था, लोगों में दहशत और नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की गई। बीजेपी के 2 वजीर उन्हें एक तरह से उनके बचाव में यात्रा निकाली, जिनको बाद में इस्तीफा देना पड़ा। तो आप ये देखें कि एक बच्ची के साथ ये करने के लिए कितनी साजिश रची गई, सिर्फ एक समाज को टारगेट करने के लिए, और किस तरह से नफरत फैलाई जाए इसके लिए। बिल्कुल बुशरा जी, इनफैक्ट बिकॉज नीतू जी यहाँ पे रूलिंग पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि जो अभी वो जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात कर रही थी, तो उसके लिए तो शायद हमारा समाज फिर भी काफी हद तक जागरूक हो गया है, लेकिन सरकार अपने इंटरनल सिस्टम को लेके कितनी जागरूक है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इंटरनल सिस्टम ही सपोर्ट कर रहा है इस तरह की साजिश में, अगर पुलिस वाले ही खड़े हैं इस साजिश को रचने के लिए और उसको अंजाम देने के लिए, तो हमें बचाएगा कौन, इस समाज को बचाएगा कौन? तो सरकार को सबसे पहले तो अपने इंटरनल सिस्टम्स के ऊपर कदम उठाने चाहिए, आंदोलन चलाने चाहिए, और ये इस बड़े रेप केसेस से ही क्यों शुरू हो। अगर आप पूरे देश में देखें तो छोटे छोटे क्राइम्स में भी पता लगता है पुलिस वाले अपना पैसा लेके रफा दफा कर दिया, कॉन्स्पिरेसी हुई है और यहाँ पे अपना लिया जा रहा, अपनी रिश्वत ली जा रही है और मामले को खत्म कर दिया जा रहा है। वहीं से शुरू हो जाना चाहिए कि क्रिमिनल को तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो जिस पुलिस वाले ने हेल्प की, जिस हमारे रक्षक ने भक्षक का काम किया है, उसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाना चाहिए। और जब तक ये मास स्केल में नहीं होगा, जब तक हमारी होम मिनिस्ट्री पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगी, एचआरडी पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगी, कि छोटे से छोटा क्राइम भी अगर इंटरनल ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है तो पहले उस ऑफिसर पे एक्शन लिया जाए, उसको बाहर किया जाए सिस्टम से। इस तरह के पैरासाइट्स को अगर हम सिस्टम से नहीं हटाएंगे तो सिस्टम अंदर अंदर सड़ता रहेगा और इसका समाज में कोई इलाज मिल ही नहीं सकता है। जी रोली, लेकिन अजीब सी बात यह है कि इस तरह का पहले हमने निर्भया देखा, उसके बाद हमने देखा कि हुजूम जो है सड़कों पर निकला और तमाम तरह की बातें की गई, अलग अलग तरह के पैनल्स बनाए गए, अलग अलग तरह के फंड्स जो हैं वो उसके निर्भया के नाम पर निकाले गए, लेकिन उसके बाद फिर इसी तरह के इंसिडेंट्स हुए। हर इंसिडेंट के बाद हम इसी तरह से डिस्कशंस कर रहे होते हैं, लोग इंसाफ की मांग कर रहे होते हैं, सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार फिर से ऐसा फिर हो जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये बंद कब होगा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि कभी तो इस पर रोक लगे? सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ही बोलूँगी, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, हमारी सोसाइटी को बहुत जागरूक होना है। हम लोगों को अपनी आंखें नहीं बंद करनी है कि बगल में कुछ हो रहा है, हमें क्या मतलब है, हमें पूरे टाइम जागरूक, क्योंकि पुलिस भी, नेता भी, एक पॉलिटिक्स भी हर एक लिमिट तक काम कर सकते हैं। हर जैसे कि मोदी जी ने बोला ना, चौकीदार, मैं हूँ चौकीदार, तो हम सबको जब चौकीदार बनेंगे तभी ये चीज़ का हम एक पॉइंट, और ये भी नहीं कि हम चौकीदार बने और हम ये सोचे कि बस कल ही रिजल्ट आ गया। रिजल्ट कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट होगा। अगर आप लगातार, आज से मैं कोशिश करूंगी टिल द टाइम 2, 5, 6, 10 साल तक मेरी वो हैबिट में नहीं आएगा कि आई एम अवेयर, आई एम विजिलेंट, आई एम चौकीदार, तब तक मुझे नहीं लगता है कि पुलिस और एक नेता, पॉलिटिक्स एक लेवल तक काम कर पाएंगे। हर कोई एक, हम लोगों की जनसंख्या इतनी है कि अगर आप लॉजिकली अगर हम चाहें भी तो हम ये नहीं सोच सकते कि ये लेवल पे काम हो सकता है, जब तक हर इंसान एक जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार व्यक्ति बन के चौकीदार नहीं बनेगा और एक अच्छे रोल मॉडल की तरह अपने आप को दूसरों को प्रस्तुत नहीं करेगा, तब तक मुझे लगता है इसमें इस तरह के केसेस, मुझे नहीं लगता है बहुत फर्क पड़ने वाला है। हम लोग डिबेट करते रहेंगे, हम लोग कंक्लूजन की बातें करेंगे, हम लोग रिजल्ट्स की बातें करेंगे। रिजल्ट तब आएगा जब हर एक, जो आप लोग सब देख रहे हैं, जब तक आप लोग विजिलेंट नहीं होंगे, आप लोग नहीं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे केस में एक नजीर पेश करनी चाहिए? फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उनके जरिए फौरन जो है वो फैसला होना चाहिए, कसूरवार पकड़े जाते हैं, उसके बाद लंबी एक प्रोसेस चलता है, तब तक जो केस लड़ रहा होता है वो भी थक जाता है और फिर उसके बाद कहीं जाकर फैसला आता है। वो भी जरूरी नहीं है कि हर केस में वो तसल्ली बख्श हो भी। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रोसेस में ही बदलाव की जरूरत है, ऐसी सजा देने की जरूरत है ताकि आगे कोई ऐसा करे तो उसकी रूह कांपे? डर नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि डर नहीं है, यही वजह है कि बार बार इस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं।
बिल्कुल बुशरा, मैं पूरी तरह से सहमति रखती हूँ कि सख्त से सख्त सजा और इसके जल्दी से जल्दी निर्णय। देखिए, पहले भी दुर्भाग्य ये है कि जब भी कोई रेप की घटना होती है तो वो घटना एक प्रश्न चिन्ह के साथ साथ एक नई शुरुआत की भी जो है मांग कर देती है। जब निर्भया कांड उस समय देश में एक प्रश्न चिन्ह फिर से खड़ा हो गया था। सुरक्षा के साथ साथ जो जुवेनाइल की परिभाषा दोबारा बदली गई कि जुवेनाइल जो उसमें एक आरोपी था वो जुवेनाइल के अंदर आ रहा था, लेकिन क्योंकि वो जुवेनाइल था और उसके अंतर्गत वो बहुत सारे प्रावधान जो एक रेपिस्ट पे लागू होते थे वो नहीं हो पा रहे थे, तो ये फिर से प्रश्न चिन्ह उठा कि हमें क्या जुवेनाइल को की जो एक उम्र है उसको कम कर देना चाहिए। आज फिर ये समस्याएं आ गई कि बेटियां, हमारी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर से वो पोस्को एक्ट की बात आई। घटनाएं हो रही हैं, मैं कहना नहीं चाहती कि ये एक समय अनुसार सब चीजें बदलेंगी, मैं ये शब्द नहीं प्रयोग करना चाहती, क्योंकि मैं भी इन चीजों से उतनी व्यथित होती हूं और उतनी दुखी होती हूं और मेरा भी मन करता कि जल्द से जल्द निर्णय क्यों ना हो। बिल्कुल मैं इसमें ये सहमति रखती हूँ कि तेजी से जो है निर्णय आए और एक सख्त से सख्त सजा जल्दी। ये कौन इसमें दोषी है, वो एक कसूरवार है, ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बेकसूर को सजा ना मिले, लेकिन कसूरवार वहां से निकल ना जाए और वो किसी भी प्रकार की मदद ना ले पाए और उसको सही सजा तक पहुंचाया जाए। ये हमारे कोर्ट और हमारी प्रक्रियाओं में और भी सुधार की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि समय रहते ये शायद जैसे पिछली बार की घटनाएं और उसके बाद हमने पोस्को एक्ट देखा, और भी सख्त सजा और भी जो है प्रावधान होने की जरूरत है। ये सरकार इस पे और जल्दी काम लेगी, मैं भी ऐसी अपेक्षा रखती हूँ। जी प्रज्ञा जी, लेकिन अगर देखा जाए कि किसी को उम्र कैद की सजा भी हो जाती है या मैक्सिमम इसमें फांसी की सजा हो सकती है, लेकिन क्या वाकई में वो दर्द, वो तकलीफ, वो तमाम चीजें महसूस कर पाएगा? अगर हम आसफा की ही बात करें तो उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, 3 दिन तक उसके साथ क्या क्या नहीं किया गया, उसे 7 दिन के बाद उसकी बॉडी मिली, किस तरह से उसे नशे की दवाइयां खिलाई गई, हर रोज उसके साथ गैंगरेप हुआ और किस अजियत से वो गुजरी है, क्या उसका 1% भी जो मुलजिम है उसको फील हो पाता है? बिल्कुल बुशरा, इस तरह के क्राइम्स में तो ऐसा लगता है कि मौत की सजा जो है वो बहुत कम है। मौत तो उनको शायद बहुत आसान दे दी गई है। उस बच्ची ने जो दर्द सहा और उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार जो जिंदगी भर जो दर्द सहेंगे, उस हिसाब से तो इसको तो बड़ी आसानी से मार दिया गया। मुझे लगता है इस तरह के हेनस क्राइम्स के लिए तो कुछ ऐसी सजाएं बनानी चाहिए कि जिस दर्द से, जिस तकलीफ से वो बच्ची गुजरी उस वक्त, शायद इस तरह के क्रिमिनल्स को वो दर्द जिंदगी भर मिलता रहे। उसको जिंदा रख के वो दर्द देना चाहिए ताकि वो एक मिसाल बने पूरे समाज के लिए कि कोई इस तरह का क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे और हिम्मत ना जुटा पाए ऐसा क्राइम करने की। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि और यही वजह है कि लगातार जो क्रिमिनल्स हैं उनकी हिम्मत इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि कानून जो है उस तरह से सख्त नहीं है, सजा उस तरह से नहीं मिल पाती, बचकर निकल जाते हैं और यही वजह है कि उन्हें देखकर और ज्यादा लोगों की जो है वो हिम्मत होती है और बार बार इस तरह के इंसिडेंसेस जो हैं वो सामने निकल कर आते हैं। एक और बात प्रज्ञा जी, क्योंकि आप एक वकील हैं और हमने देखा कि यहाँ पर दीपिका राजवत जो हैं वो एक तरह से मसीहा के तौर पर सामने निकल कर आई, उन्होंने केस पूरा लड़ा, लेकिन 3 हेयरिंग से वो भी नहीं आ रही थी। तो आप ये देखें कि डराने धमकाने की पूरी कोशिश की गई ताकि विड्रॉ कर लिया जाए मामला और तमाम जो मुलजिम हैं वो इसी तरह से बरी हो जाएं। बिल्कुल बुशरा जी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो लोग ऐसे केसेस में बचाने आते हैं, जो लोग ऐसे केसेस में साथ देते हैं, जो पुलिस वाले होकर भी इस केसेस में अक्यूज्ड को सपोर्ट करते हैं, उनको भी उसी तरह से कटघरे में खड़ा करना चाहिए। उसी तरह से उनकी भी एक तरह से उनको सजा मिलनी चाहिए कि डरे लोग कि इस तरह के क्राइम्स में वो किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली जब तक इस तरह के घिनौने क्राइम्स के अगेंस्ट में अगर डर नहीं फैलेगा समाज में, तो मुझे लगता है बिना डंडे के ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। कुछ लोगों की प्रजाति होती है कि उन्हें डंडा मिलेगा तभी वो सुधरेंगे, तो डंडा ही सही। क्यों ह्यूमन राइट्स वाले या कोई और सामने आते हैं ऐसे क्रिमिनल्स को बचाने के लिए जहां फांसी की सजा होती है? आपके अपील के प्रावधान ही क्यों हैं? एक अपील, दूसरी अपील, तीसरी अपील, उसके बाद आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मर्सी पिटिशन लेके चले जाते हो। क्यों इनको इतनी सहूलियत दी जाती है? इतने घिनौने क्राइम में क्यों एक बार ही हम लोग केस डिसाइड करके और अगर एविडेंस बिल्कुल खुलेआम सामने आ रहे हैं तो क्यों नहीं इनको हाथ के हाथ सजा देते? बिल्कुल, तो इन चीजों में भी शायद सुधार की बहुत जरूरत है और हमारे समाज को, हमारे कानून को इस बारे में भी सोचना होगा। बिल्कुल, लेकिन वही सवाल है कि आखिर कब तक?
आखिर कब तक हम इसी तरह के डिस्कशंस करते रहेंगे? आखिर कब तक इसी तरह की बातें होती रहेंगी? आखिर कब तक इस तरह के केसेस जो है लगभग हर रोज सामने आते रहेंगे, जहां 20 महीने की बच्ची से लेकर 20 दिन की बच्ची से लेकर 99 साल की बुढ़िया तक के मामले सामने आ चुके हैं। आप ये सोचिए कि हमारा समाज आखिर कितना घिनौना हो चुका है और किस तरफ बढ़ रहा है। लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। हम बात कर रहे हैं मासूम को मिले इंसाफ की। हालांकि इंतजार अभी है कि सजा का ऐलान क्या होता है, क्योंकि लगातार इस पर जुड़े बहस जो है वो जारी है। 17 महीनों के बाद आखिरकार आसिफा को इंसाफ मिला है, उनके वालिदैन को इंसाफ मिला है। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि जो 6 लोग हैं जिनको अक्यूज करार दिया गया है, मुलजिम करार दिया गया है, उनको सजा क्या मिलती है। दफा तय कर दी गई है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उनको सजा क्या होगी। पहले 2 बजे का वक्त मुकर्रर था, फिर उसके बाद 4 बजे का, लेकिन अब जो है लगातार वक्त बढ़ रहा है, इंतजार थोड़ा लंबा हो रहा है। इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। प्रज्ञा जी, अगर हम ये देखें कि थोड़ी देर में फैसला आ सकता है सजा को लेकर, लेकिन अभी तो बहुत सारी अपील बाकी है। इसके बाद वो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, और उसके बाद अगर फांसी की सजा है तो अपील कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अभी तो एक लंबा प्रोसेस बाकी है?
बिल्कुल, अभी तो सबसे पहले जिस कोर्ट में पठानकोट में चल रहा है ये मामला, अभी तो वहां पे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे बहस हो रही होगी। तो क्योंकि 6 लोगों के क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड होने हैं, तो हो सकता है आज ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड भी ना हो और ये कल पे मामला टल जाए। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी जाएंगे अपील में, जिसमें कि जो एक्यूज्ड के जो डिफेंस लॉयर हैं वो भी कह रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, और जो प्रोसिक्यूशन लॉयर हैं वो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, जो एक बरी हुए हैं उस के खिलाफ। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की अपील होती ही है। और अगर किसी को फांसी की सजा होती है तो फिर एक मर्सी पिटीशन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जिसकी पावर्स है, उसमें भी मुझे नहीं लगता कोई पीछे हटता है, सब पहुंचते हैं वहां पे भी। तो बहुत लंबा चलने वाला है ये मामला। और इसकी जो अभी नीतू जी भी कह रही थी कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाना चाहिए, तो हम लोअर कोर्ट्स में तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या करेंगे जहां पे गिने चुने जजेस हैं और लाखों की रोकना चाहूंगी। इस वक्त की अहम खबर ये आ रही है कि 3 जो मुलजिमीन थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। ने कहा था कि इन 3 लोगों को डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो फैसला आया है वो आया है लाइफ सेंटेंस का। तो ऐसी स्थिति में जज साहब ने क्यों दिया, क्यों उस मांग को नहीं माना गया, ये अब से कुछ देर बाद साफ हो पाएगा। 3 लोगों को आजीवन कारावास, अब 3 लोग और बचते हैं जो तीनों पुलिसकर्मी हैं, जिन पर पहले ये चार्जशीट में दावा किया गया था और चार्जशीट जो दाखिल की गई थी उसमें आरोप लगाए गए थे कि ये तीनों भी उस बच्ची के साथ गैंगरेप में, उसका अपहरण करने में और पैसा लेकर सबूत नष्ट करने में शामिल थे। लेकिन अदालत ने जब आज सुबह उनको दोषी करार दिया तो इन सब धाराओं को हटा करके सिर्फ 201 के तहत ही उनको दोषी करार दिया था और एक विशाल उसको बरी कर दिया गया था। यहाँ अभी थोड़ी देर में ये भी तस्वीर साफ होगी कि क्या विशाल को यहाँ से सीधे बरी किया जाता है या फिर विशाल को फिर से दोबारा गुरदासपुर जेल ले जाया जाएगा और वहाँ से उसको बरी किया जाएगा। लेकिन इन 3 लोगों को अभी आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई है। तीनों इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं और बाकी 3 अभी अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको क्या सज़ा सुनाई जाती है। फिलहाल जज साहब अभी कुछ बोल रहे हैं जो कि थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा कि क्या उन्होंने अपनी सज़ा सुनाते हुए इन तीनों को कहा था। तो जाहिर सी बात है कि अभी डिटेल जजमेंट का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि फांसी की सजा के लिए बोला गया था, डेथ पेनल्टी के लिए बोला गया था, लेकिन क्या जरह हुई, क्या कुछ सामने निकल कर आया, वो अब से कुछ देर बाद सामने निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल 6 में से 3 जो मुलजिमीन थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 3 लोगों को के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि उनको क्या सजा सुनाई जाती है। हालांकि हम आपको बता दें कि जो आसिफा है उनके वकील जो हैं, उनके वालिदैन के जो वकील हैं, उनका सीधे तौर पर कहना था कि उम्र कैद की सजा नहीं बल्कि फांसी की सजा दी जाए, और लेकिन अभी उम्र कैद की सजा दी गई है। हालांकि अब ये मामला दोनों ही पार्टी जो हैं वो अब हाई कोर्ट में अपील करेंगी, जिस तरह से उन्होंने पहले भी कहा था। तरीके से इन बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को यहाँ से हटाना है, ये पुलिस की चार्जशीट में लिखा हुआ था। लेकिन पुलिस की चार्जशीट में क्या स्थिति रही और अब तक जजमेंट आते आते क्या स्थिति बनी है, इसमें हम जब दोषी करार दिया गया अदालत की तरफ से तब उस चार्जशीट में कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिली, यानी वो जो चार्जशीट में कहा गया था और जो जजमेंट में सुनाई दिया उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिला। और अब जो फिलहाल सज़ा का ऐलान किया जा रहा है उसमें भी जो अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया था डेथ पेनल्टी को लेकर के, फिलहाल आजीवन कारावास की सज़ा इन 3 लोगों को सुनाई गई है। इन तीनों पर ही मैं फिर से बता दूं आपको, उस बच्ची के साथ गैंगरेप का, उसके अपहरण करने का, उसकी हत्या करने का आरोप है और बाकी 3 लोग जो बचते हैं, तीनों लोग पुलिसकर्मी हैं। इन तीनों पर आरोप 02 एंड 376D में इनको 25 साल की सुनाई गई है, 50 साल वो लगे, ठीक है। 201 वाले उनको 5 साल की सजा। 302 है उनको क्या सजा हुई है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट for 3 and 25 years sentence for 25 years to whom? 25 years to each of 3. Sir, could you repeat it in English, sir? Yeah. So what is the verdict? Sir, imprisonment for life in section 302 and in section 376D 25 year
1 लाख तो सांजीराम एंड to Sanjiram Parvesh and Deepak Khajuria. 1 lakh fine and 50,000 fine in 25 376D. who has been given the license? How many have got the license? सर जो 201 में थे कन्विक्टेड थे उनको 5-5 साल की हुई है, ठीक है, जो पुलिस वाले 3 थे। तो सांजीराम परवेश और उसको अपना दीपक खजूरिया को 376D में 25 साल 50,000 रुपए जुर्माना और 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए जुर्माना उनको सजा हुई है। तो अभी आपने सुना वकील को, उनका कहना है कि सांजी राम, प्रवेश कुमार और दीपक खजूरिया, इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। किसी को भी फांसी की सजा नहीं हुई है, डेथ पेनल्टी किसी को नहीं दी गई है। उसके अलावा जो 3 और लोग थे, जिसमें आनंद दत्ता, सुरेंद्र वर्मा, तिलक राज, ये तीनों पुलिस वाले थे, इनको 201 के तहत मुलजिम करार दिया गया है, जिसमें 5 साल की सजा इन लोगों को दी गई है। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार डिटेल वर्डिक्ट का करना होगा। प्रज्ञा जी क्या कहेंगी? देखिए, वैसे तो जो तीनों क्राइम्स हैं बहुत ही हेनस क्राइम्स हैं और शुरू में ही जैसा कि मैंने कहा था कि कम से कम इनको उम्र कैद या फिर फांसी की सजा सुनाई जाएगी। बट जिस तरह का क्राइम था, मुझे लगता है कि इसमें तो उम्र कैद भी कम है। जिस तरह का क्राइम था, उम्र कैद भी कम है। ऐसे लोगों को तो फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है। ये कोई आम रेप या सिंपल मर्डर नहीं है। एक बच्ची का 7 दिनों तक लगातार रेप किया गया, उसको सेडेटिव्स दे दे करके, और उसके बाद गैंग रेप किया गया वो भी, और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। उसके हाथ कहीं और मिलते हैं, उसके पैर कहीं और मिलते हैं, बॉडी कहीं और मिलती है, और लोगों की आस्था के साथ एक जो खिलवाड़ किया। तफसील से बताइए किसको क्या क्या के तहत? जज साहब ने दीपक खजूरिया और सांजी राम को 120 में कन्विक्ट किया है, जो 120 में लाइफ और 5 ईयर फाइन है, और 302 में भी लाइफ और 1 लाख जुर्माना है, और 376D में 20 ईयर और 50,000 जुर्माना है, और 328 में 10 ईयर और 50,000 फाइन है। 363 में 7 ईयर और 50,000 फाइन है। 201 में 5 ईयर और 343 में 2 ईयर। और इसमें जो प्रवेश को 370D में 10 ईयर किया, 10 साल की है। हाँ, और क्योंकि 376D में बाकी दोनों को 20 ईयर किया ना, लेकिन इनको 370D में 10 ईयर किया। तो टोटल अगर हम समझे इसको तो किसको कितने साल लाइफ ही गिनी जाएगी तीनों को लाइफ है, उम्र कैद की सजा मिली है। हाँ। और बाकी जो 3 पुलिस वाले थे उनको क्या सजा? उनको 5 साल। इनको 201 RPC के तहत सजा मिली है, यानी कि सबूत नष्ट करने के। जज साहब जब फैसला सुना रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप इस वक्त बताएं। जज साहब ने यही कहा कि एक तो आप मेरा ऑर्डर जो अपीलेबल है वो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, आपकी अपील कर सकते हो। और उन्होंने महत्वपूर्ण यही बताया कि जो तो तीनों हैं, आनंद दत्ता, तिलक राज और सुरेंद्र जो है, हमको तीनों अलग से रखा था। तीनों की अलग से कॉन्स्पिरेसी थी, इस वजह से इनको 5 ईयर किया है। और प्रवेश को डिफरेंट रखा है, प्रवेश को 370D में 10 ईयर किया है। खास क्या कुछ खास ऑब्जर्वेशन था इस फैसले को सुनाते हुए? कुछ जज साहब ने कुछ डिटेल जजमेंट आई है तो मैं पढ़कर फिर ही बता सकता हूं। नहीं, जब सुना रहे थे फैसला उस समय जज साहब कुछ बोले? कोई खास कुछ नहीं, जज साहब ने स्पेसिफाई कुछ नहीं किया। जज साहब ने कॉपी दे दी है, और कॉपी पढ़ने के बाद सारा देखते हैं। क्या विशाल के बारे में पता चल पाया? विशाल बरी कर दी जज साहब ने, बरी कर दी। तो वो यहीं से बरी होगा? अभी वो सेंट्रल जेल गुरदासपुर से बरी निकलेगा वहाँ से। वो फॉर्मेलिटी जो होती है, वो टेक्निकल फॉर्मेलिटी है, वो पूरी करने के बाद। तो अब आप कब अपील करेंगे इस केस पे? क्या आप लोग अपील करेंगे? शीघ्र ही जजमेंट को पढ़ने के बाद शीघ्र ही। इसके बाद आप लोग हाई कोर्ट जाएंगे। चलिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि विनोद आप जल्दी से पढ़ें और कुछ चीज़ें बताएं, खासतौर से विशाल को जिस बिना पर छोड़ा गया था उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं जजमेंट में, क्या क्या चीज़ें बताई? डिटेल जजमेंट है 432 पेजेस की। 432 पेजेस की जजमेंट है। देखिए 432 पेजेस की है। विनोद कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सुबह से हमें बहुत सारी चीज़ें बताते चल रहे हैं, तो इसमें हम वो पार्ट ज़रूर जानना चाहते हैं कि विशाल को लेकर के क्या चीज़ें कही हैं इस जजमेंट में, कही गई हैं। डिटेल अभी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। मैं समझ
रहा हूँ स्थिति को, क्योंकि 432 पेजों का ये जजमेंट है। जजमेंट की इस कॉपी में 3 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है और उसके अलावा 3 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसमें एक शख्स विशाल जंगोत्रा, जिसको कि पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ये बताया गया था कि वो कठुआ आया था, यहाँ आकर उसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और फिर वापस चला गया था, उसको बरी कर दिया गया है। हो सकता है कि शायद थोड़ी देर बाद यहीं से निकले, ये भी हो सकता है कि उसको गुरदासपुर ले जाया जाए, जेल ले जाया जाए और फिर वहाँ से बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद गुरदासपुर सेंट्रल जेल में, जैसा हमने क्लैरिफाई कर दिया, उनको सेंट्रल जेल गुरदासपुर से ही रिहा किया जाएगा, वहीं से रिहा किया जाएगा। तो इसका मतलब मान के चलें कि आज तो कोई चांस नहीं है उसके बाहर आने का। कल ही अभी फॉर्मेलिटी वो लेकर जा रहे हैं, जेल ऑफिशियल जो लेकर आए हैं वो फॉर्मेलिटी लेकर जा रहे हैं। उनकी जो फॉर्मेलिटी वो जेल मैनुअल के हिसाब से होगी, उसके हिसाब से उनको छोड़ा जाएगा। क्या विनोद आज वो छूट सकते हैं? क्या आज वो बाहर आ सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली उनको छूट जाना चाहिए, आज छूट जाना चाहिए। हाँ। तो देखिए अभी ये तस्वीर है, लेकिन अब से थोड़ी देर में आपको वो वैन भी दिखाई देगी जिसमें कि उन सारे एक्यूज्ड को यहाँ से, उन सारे के सारे दोषियों को यहाँ से ले जाया जाएगा। जो बचाव पक्ष है उसका कहना है कि वो थोड़े दिनों में फिर हाई कोर्ट में अपील करेंगे और उसके बाद में फिर चीज़ें साफ होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये 432 पेज का जजमेंट है जिसमें कि कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया, उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हुए इस पूरे फैसले को सुनाया, ये शायद अब से थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। क्या वो सारी बातें जो कि क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में कही थी उसी बिना पर सारा जजमेंट दिया गया है, या फिर कोर्ट का अपना कुछ अलग ऑब्जर्वेशन था। कोर्ट ने चूंकि जो बातें क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में कही गई थी उसमें और जो इस तरीके से दोषी करार दिया गया उन धाराओं में कई अंतर हैं। कई धाराओं को हटा करके उनको दोषी करार दिया गया। खासतौर से जो सुरेंद्र है, तिलकराज है, आनंद दत्ता है, इन तीनों को पहले चार्जशीट में ये कहा गया था कि ये तीनों भी उस मेन कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, ये लोग भी उस बच्ची की हत्या में, उसके साथ गैंग रेप में, उसके अपहरण में शामिल हैं। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ इनको सबूत नष्ट करने में शामिल माना है। इसके अलावा ना तो इनका पैसा लेने में शामिल माना है, ना ही बाकी सारी चीज़ों में शामिल मांगा है। तो मुझे लगता है विनोद अब से थोड़ी देर बाद कुछ बता पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें। जी न्यूज़ का भी इसका जिक्र किया गया, कहाँ लिखा है, कुछ बता पाएंगे? हाँ, डिस्कस किया गया है एविडेंस जी न्यूज़ का। अच्छा ये देखिए, ये 275 है, राजू केनी जी का पेज नंबर 350 है। मैं एक बार जरूर देखूंगा। दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट द एविडेंस इन डिटेल एज डिस्कस्ड अबव broadly support the news clip of Z News relating to presence of accused Vishal Jangotra, Muzaffarnagar during the period of occurrence, and as in the present case, Raju Kearney, Bureau Chief Z News Jammu, has certified the CD and the pen drive to be genuine one as per actual occurrence. इसमें साफ तौर पर ये 350 नंबर का देखिए ये पेज है, इसको देखिए, इस पर 350 पे ये 275 नंबर पर लिखा हुआ है। इसमें जी न्यूज़ का जिक्र किया गया है और इसमें ये चीज़ें दी गई हैं। विक्रांत, आपको सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि इसमें जो जजमेंट की कॉपी है इसमें क्या क्या चीज़ें डिटेल में बताई गई? अभी डिटेल में आई हैव नॉट गॉन थ्रू द जजमेंट, अदरवाइज जी न्यूज़ का उसमें पूरा हवाला दिया गया है कि जैसे उसकी प्रेजेंस मेरठ में, मीरापुर में शो की गई थी और उसने 12 को जो ATM की ट्रांजैक्शन की थी और 15 को जो ATM की ट्रांजैक्शन की थी, उसका जो वीडियो आपने लेके दिया है बैंक से, उसके बारे में डिस्कस किया गया है, जिससे उसकी प्रेजेंस जो है मीरापुर में शो हुई है। इसके अलावा जब 50,000 for each, 5 years and 50,000 for each. और कोई आपका सवाल कोई? Anything? जो जिसको पंजाबी और हिंदी दे विच मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। Regarding alibi, as per the prosecution case, the alibi created by Vishal was a forged, on the basis of the forged documents, but the court has given the benefit of doubt to that man, and the prosecution side is definitely going to file appeal against the acquittal of Vishal, and we are also filing appeal in other cases too for Anand. तो अभी आपने सुना 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें सांजी राम, प्रवेश कुमार, दीपक खजूरिया है और 3 जो पुलिस वाले हैं उनको 201 के तहत, आरपीसी की दफा 201 के तहत कसूरवार ठहराया गया, जिसमें 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ हमारे आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही।